प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम हमारी कक्षा 7 की हिंदी के पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 का दूसरा पाठ दादी माँ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ के लेखक शिव प्रसाद सिंह है। दादी माँ शिव प्रसाद सिंह अपनी दादी माँ का चित्रण यहाँ करते हैं। कमजोरी ही है अपनी, सच तो यह है कि जरा सी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। लेखक कहते हैं कि ये मेरी कमजोरी है कि थोड़ी सी भी कठिनाई पड़ते ही बीसों गर्मी बरसात और बसंत ऋतु है और ये एक ऋतु एक साल में एक बार आती है। इस बार बीसों गर्मी का मतलब 20 साल, बीसों गर्मी बरसात और बसंत का मतलब 20 साल देखने के बाद भी 20 साल होने के बाद भी 20 साल बूढ़ा होने के बाद भी 20 साल का होने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो पर प्राय कभी कभी अनमना सा दुखी सा हो जाता है। और तब मैं दुखी हो जाता हूँ मेरे शुभचिंतक मित्र मेरे मुंह पर मतलब मेरे सामने तो मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं, पर जब मेरे पीठ पीछे जब मैं नहीं रहता हूं तो मुझे कमजोर और जरा सी भी प्रतिकूलता थोड़ी सी प्रतिकूलता कठिनाई आने पर घबराने वाला कहकर के मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ अच्छा अब कभी न इन बातों को न सोचूंगा। ठीक है जाने दो, और सोचने से होता भी क्या है। पर बरबसवनी नहीं चाहते हुए भी मेरी आंखों के सामने सर्द की शीतल किरणों के समान स्वच्छ और शीतल किसी की धुंधली सी छाया मेरे सामने नाच उठती है। मेरे सामने मुझे सर्द ऋतु के चंद्र के सूरज की ठंडी किरणों के समान स्वच्छ और शीतल एक धुंधली सी छाया आकृति मेरे सामने आ जाती है। मुझे लगता है जैसे कुंवार के दिन आ गए हो। कुंवार कहते हैं आश्विन महीने को, जो कि कार्तिक से पहले दिवाली से पहले आता है। उस समय बरसात का अंतिम महीना होता है, बरसात खत्म हो चुकी होती है और वो दिन आ गए हो। मेरे गांव के चारों ओर पानी हिलोरे ले रहा है ऐसा लगता है। दूर से सिवान वानी जंगल से, दूर के जंगल से बहकर आई मोथा साई और की अधगली वानी आधी गली हुई गेहूं घासे, आधी गली जो पानी में रहने से आधी गल चुकी है ऐसी घासे, गेहूं और वन प्याज की जड़े, वन प्याज वन जंगली प्याज और अनेक प्रकार के बरसाती घासों के बीज, बरसात में होने वाली घासों के बीज सूरज की गर्मी से खोलते यानी गर्म होते हुए पानी में सड़ करके एक तरह की विचित्र अद्भुत गंध छोड़ रही है, गंध निकल रही है उनसे। रास्तों में कीचड़ सूख गया है कि बरसात खत्म हो चुकी है और उसके बाद में कीचड़ रास्तों में जो हो चुका था वो अब सूख गया है ऐसा लेखक को लग रहा है। और गांव के लड़के किनारों पर जो जलाशय है, जल के स्रोत है, तालाब नदी जो भी है, झरने, उनके किनारों पर से झाग भरे जलाशयों में धमाके के साथ कूद रहे हैं और नहा रहे हैं। अपने मौसम की अपनी अपनी कुछ बातें होती है। जैसे आषाढ़ में यदि आम और जामुन नहीं मिले तो ज्यादा चिंता नहीं होती है। लोग आषाढ़ में आम और जामुन ज्यादा खाने को मिलती है और लोग पसंद करते हैं खाना। अगेन में चिवड़ा और गुड़ यदि गुड़ नहीं मिले तो दुख नहीं होता है। चैत्र के दिनों में लाई के साथ यदि गुड़ की पट्टी नहीं मिले तो ज्यादा अफसोस नहीं होता, ज्यादा दुख नहीं होता है। पर यदि कुंवार के दिनों में, कुंवार के महीने में यदि इस गंधपूर्ण से झाग से युक्त जल में जो कूदना यदि नहीं हो तो कूदने को नहीं मिले तो बड़ा दुख, बड़ा बुरा मालूम होता है। और लेखक कह रहा है कि लेखक अपने पुरानी बातें याद आती है और वो कह रहा है कि पुरानी बातें बता रहा है कि मैं भीतर हुड़क रहा था अपने घर में, मतलब खांस रहा था। 1-2 दिन ही तो मैं उस पानी में कूद सका था उस नहर में, और नहा धो करके मैं बीमार हो गया। हल्की बीमारी जाने मुझे क्यों अच्छी लगती थी, मतलब कभी मैं हल्का सा बीमार हो जाता था, थोड़ा ज्वर हो जाता, सर में साधारण दर्द, और खाने के लिए दिन भर मुझे नींबू और साबू दिया जाता। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर सामान्य नहीं चढ़ा तो था और चढ़ता ही गया। और रजाई मतलब सर्दी लगी, ज्वर चढ़ने वक्त में रजाई में बहुत सारी रजाई ओढ़ी और उतरा कब? रात को 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था और दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। ये लेखक अपने दादी माँ का संस्मरण यहाँ सुना रहा है, वो याद आ रही है तो उसी को यहाँ लिखा है उन्होंने कि दादी कैसी थी, पुरानी यादें।
तो उसी में उसको एक बार बीमार हुआ, तब चादर लपेट के सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में जिसमें वो नहाकर बीमार हुआ था। पतले दुबले स्नेह से सने, पतले और दुबले और स्नेह माने प्रेम से सने हुए शरीर में सफेद किनारीहीन, जिसमें किनारी नहीं थी, ऐसी धोती पहने हुए, सन सन माने एक घास कह सकते हैं, एक पौधा होता है घन सन का, जिसको 3-4 फीट लंबा होता है। उसको काट करके पानी में डुबो कर रखा जाता है। उसके बाद उसके ऊपर की जो चमड़ी होती है, जिसको जो छाल होती है, उसको छील लिया जाता है। उस छाल को से रस्सी बनाई जाती है। वो सफेद रंग का होता है, जो छाल होती है सफेद रंग की होती है। तो सफेद रंग जैसे, मतलब सन जैसे उनके बाल हो गए थे, मतलब बाल पक चुके थे, दादी माँ के सफेद बाल हो गए थे। उन सफेद बालों के सिरों पर से सद्यवानी पानी की बूंदे टपकते हुए, जल की शीतलता, जल बहुत शीतल जल, ठंडा जल था, ठंडे जल की पानी की टपकती हुई बूंदे। आते ही उन्होंने पहले मेरे सर को छुआ, सिर को छुआ, फिर पेट छुआ। आंचल की गांठ खोल करके उनको जो कपड़ा ओढ़ रखा था उसकी गांठ को खोल करके, एक कोने की जो गांठ थी, गांठ में कुछ लेके बांध के लेके आई थी, उसको खोल करके किसी अदृश्य जो दिखाई नहीं देता ऐसी शक्तिधारी के चबूतरे में 4 वर्ग का स्क्वायर टाइप में जो स्थान बना होता है, जो ऊंचा बना होता है, उस चबूतरे की मिट्टी को मुंह में डाला मेरे में, और फिर माथे पे लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा झलती, पंखा हवा करती हाथ से, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दाल और चीनी का लेप करती, 20 बार छू छू करके ज्वर का अनुमान करती, हांडी में पानी आया कि नहीं, पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग एकदम मिल तो नहीं गई, कोई बीमार के घर सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों तरह के प्रश्न पूछ पूछ के घर वालों को परेशान कर देती दादी। ऐसा लेकर बता रहा, उनकी दादी ऐसा करती, सब चीज का ध्यान रखती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गवई गांव उनके गांव का नाम है, उसकी वहां मिलने वाली 50 तरह की दवाओं के नाम याद थे। गांव में यदि कोई बीमार होता तो उनके पास वो पहुंचती और वहां भी वही काम करती, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर के मलेरिया, सरसाम और निमोनिया तक का वो अनुमान लगा करके विश्वास के साथ सुनाती कि इसको तो ये बीमारी है। महामारी और विसूचिका, मतलब भयंकर बीमारियों के समय में भी जो विशाल पैमाने पर फैलती, उस समय भी उन दिनों में भी रोज सवेरे उठ करके स्नान करने के बाद लवंग, गुड़ मिश्रित जलधारा और गुग्गल और धूप का उपयोग करती। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती या मिस्त्री या शहद खत्म हो जाता या चादर, रोगी के जो बीमार व्यक्ति के चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वह जैसे पागल हो जाती, सबको डांटती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है और मैं महाराज अपने मन से जैसे भी है पका करके खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। डॉक्टर साहब आकर के नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की जो शीशी है, जो कि मलेरिया के बुखार में जो सर्दी वाला बुखार होता है, सर्दियाँ, उसकी में काम आती है। उसकी तिताई में उसकी जो कड़वी होती है, उसकी कड़वाहट को, उसके डर से ही मेरा बुखार भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसी बुखारों को बुलाने का मेरा जी ही नहीं होता है। एक दिन किशन भैया की शादी ठीक हुई, तय हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने अपने सिर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ भी आती और कहती आकर के, बहन बुरा न मानना, काज परोजन का घर ठहरा, कि काज वाले का घर है। जब तक ये काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। जानने को तो यूं सभी लोग जानते थे कि दादी माँ करती कुछ नहीं है, पर किसी भी काम में उनकी अनुपस्थिति, उनका नहीं पहुंचना वस्तुतः वास्तव में विलंब व देरी का कारण बन जाता। उन्हीं दिनों की बात है कि एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। तो बाहर निकसार वहीं बाहर के आंगन में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही है, किसी को डांट रही है। देखा पास के कोने में दुबकी हुई, वह छिपी हुई रामी की चाची खड़ी है और उनसे कह रही है, दादी माँ क्या कह रही है, सो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, धन्नो हे धन्नो, धन्नो नाम था रामी की चाची का, तो ये धन्नो ऐसा नहीं होगा, रुपए मैं सूद के आज दे दे, रुपए जितने लिए मैं सूद वानी युक्त पूरे सूद वानी ब्याज, पूरे ब्याज के साथ आज दे दे। तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं,
मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों में नाक रगड़ती फिरी, पैरों में, सबके पैरों में नाक रगड़ी, बोले सब कुछ सबके पैरों में ढोकती, पर किसी सबको प्रणाम किया, चरण छुए, किसी ने एक पाई भी, मतलब एक आना भी नहीं दिया। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, अब कर रही कि फसल जब पकेगी फसल बेचूंगी तब दूंगी, पर अब कर कहने लगी आजकल, आज दूंगी, कल दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरे खातिर दूसरी फसल कटेगी, फसल तो कट चुकी है। इस प्रकार दादी माँ धन्नो को डांट रही थी, रामी की चाची को। दूंगी मालकिन, रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े हुए दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। दादी माँ, रामी की चाची मतलब धन्नो ने कहा कि मैं दूंगी मालकिन, दूंगी। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल मतलब अपने कपड़े को पकड़े हुए, ओढ़ने वाले कपड़े पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी और कहा, बिटिया की शादी है, आप न दया करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा, उसका कल्याण कैसे होगा। यदि मेरी बिटिया की शादी है और आप ही दया नहीं करोगी तो मेरी बेटी का, बेचारी का कैसे भला होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ, दादी माँ बोली। अभी हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने तो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा, तो मैं बीच में बोल गया और मैंने कहा, जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग, जो कि अच्छा नहीं था, प्रिय नहीं था किसी को भी सुनने में, उसको हटाने की गरज से, के उद्देश्य से मैंने कहा। और मैंने कहा बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, ऐसा मैंने कहा दादी से। तो चला है समझाने, ऐसा मुझसे कहा दादी ने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया था कि इस बात को। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। मैं दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। एक दिन रामी की चाची मिली रास्ते में और वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। पूतो फलो यानी पूतों से युक्त हो, और दूध वानी दूध की कटोरे से नहाओ, मतलब खुश रहो का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा क्या बात है। धन्नो चाची, उनका पद बड़ा था, तो मैंने पूछा कि रामी की चाची क्या बात है। तो वो बिहल होकर के, प्रसन्न होकर के बोली, ऋण हो गई बेटा, मैं ऋण से मुक्त हो गई। ऋण से मुक्त होना, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया। मैं कल ही आई थी और पीछे का सारा रुपया जितना था सब छोड़ दिया है। ऊपर से 10 रुपए का नोट और दिया है, ऊपर से, उसके अलावा ऊपर से 10 रुपए का नोट और देकर बोली, देख रहा धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 रुपए के लिए हंसाई न हो, देवता है बेटा, देवता। दादी, उस रोज तो तुम बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा दादी से। वह तो धन्नो बोली कि वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी नहीं तो क्या लाभ है। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता, अभिनय मानी नाटक होता। यह प्राय एक ही कथा पर हुआ करता। उसमें विवाह से लेकर के पुत्रोत्पत्ति और पुत्र के जन्म तक की सभी दृश्य दिखाए जाते। परंतु इस नाटक में सभी पार्ट जितने भी थे किरदार है, वो औरतें ही करती थी। मैं बीमार होने के कारण बारात में नहीं जा सका और मेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। आगे ऊपर घर के जो झूलती हुई छत होती है दालान में, वहां सो रहा था। वह भी बारात में नहीं जा मैं बारात जाने के बाद आके पहुंचा था। मेरा भाई राघव भी आया, पर वो बारात में जाने के लिए आया था, परंतु बारात जा चुकी थी तब तक। औरतों ने उस पर आपत्ति की कि ये क्यों यहाँ सुला रखा है, हम नहीं करेंगी नाटक। आपत्ति की पर दादी माँ बिगड़ गई उनके ऊपर। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बर ब्रह्मा का मन एक सा होता है, मतलब भगवान का और लड़की का मन तो एक जैसा होता है, उनसे क्या पर्दा। दादी माँ ने औरतों को डांटा, कहा कि लड़के से क्या पर्दा, लड़के और बर ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा जी मतलब ईश्वर और लड़कों का मन एक सा ही होता है, बच्चों का मन और भगवान का मन एक सा ही होता है, ऐसे दादी ने डांटा। किशन भैया की शादी के बाद जो बारात जाने के बाद में जो नाटक हो रहा था, उसके समय मुझे भी
पास ही की एक चारपाई पर चादर उड़ा करके दादी माँ ने चुपके से सुला दिया, किसी को पता नहीं चला। बड़ी हंसी आ रही थी, सोचा कहीं जोर से मैं हंस दूं, भेद खुल जाए तो बाहर कर दिया जाऊंगा निकाल करके। उनकी बातें सुन सुन करके लेखक को बड़ी हंसी आ रही थी और जोर जोर से और उसको लग रहा था कि मैं जोर से हंस दूं और भेद खुल जाए, पता लग जाए। दादी माँ ने चुपके से सुलाया था तो निकाल के बाहर कर दिया जाऊंगा। पर उनकी एक भाभी थी, उनकी भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी लेखक की और भंडाफोड़ हो गया, खुलासा हो गया। देवू की माँ ने चादर खींच ली और क्या कहा, कहो दादी, ये कौन सा बच्चा सोया है बेचारा, रोता है शायद, दूध तो पिला दूं। हाथापाई शुरू हुई तो देवू की माँ ने चादर खींच ली। जैसे ही हंसा लेखक, पता लग गया उनको, तो दादी से कहा, कहो दादी, ये कौन सा बच्चा सो रहा है बेचारा, रोता है शायद, इसको दूध पिला दूं मैं। हाथापाई शुरू हो गई, दादी माँ बिगड़ी, हाथापाई एक दूसरे को। लेखक चादर ओढ़ के सोने के जतन करने लगा और जो देवू की माँ है चादर खींचने लगी। इस प्रकार से हाथापाई होने लगी। दादी माँ बिगड़ गई, डांटा सबको, लड़के से क्यों लगती हो, लड़के से क्यों मुंह लगती हो। सुबह रास्ते में देवू की माँ मिली तो लेखक ने कहा, कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहां से ऐसे कहकर के जोर से भागा और दादी माँ के पास जाके खड़ा हुआ। वास्तव में ऐसा होता था, किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर, कोई गलती हो जाने पर हम जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, दादी माँ के पास पहुंच जाते, तो हमको उससे अपराध से अभ्यदान वाली मुक्ति मिल जाती। अभ्यदान वाली मुक्ति। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वायु चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वह बहुत ही उदास रहती थी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता था, धोखा करने वाला मालूम होता था संसार। दादा ने उन्हें स्वयं धोखा दिया था। दादा धोखा देके गए थे, उनको सारा संसार धोखेबाज लगता था, क्योंकि दादा ने उन्हें खुद धोखा दिया था स्वयं। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे आने की झूठी बात कहा करते थे। दादी को आगे, दादी से बाद में मरने की बात कह करके उनको आगे भेजकर पीछे से आने की झूठी बात कहा करते थे दादी से, कि मैं तुमसे बाद में मरूंगा, तुमसे पहले नहीं मरूंगा, तुम पहले जाना, बाद में मैं जाऊंगा, तुम्हारे पीछे आऊंगा मैं। दादा की मृत्यु हो गई और दादा की मृत्यु के बाद कुकर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले, ठीक है, कुकर मुत्ते की तरह बहुत तेजी से बढ़ने वाले, मुंह में राम और बगल में छुरी, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ और, ऐसे दोस्तों की शुभचिंता ने स्थिति और भी डानाडोल कर दी इस घर की। दादा के श्राद्ध आदि कार्य में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति खर्च की, व्यय की, अतुल बहुत ज्यादा संपत्ति धन दौलत व्यय खर्च की दादाजी के श्राद्ध आदि कार्य में, दादी के मना करने के बावजूद। वह घर की तो थी नहीं, मतलब कहीं से उधार लेके खर्च की, और उन दोस्तों ने जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखने वाले थे, उन दोस्तों के कहने पर खर्च की। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती, हमेशा। माघ महीने के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ हवा का सन्नाटा, पछुआ हवा कहते हैं पश्चिमी दिशा की ओर से आने वाली हवा, पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है पछुआ हवा, और पाले की शीत, सर्दी बहुत ज्यादा होती है, तो पानी की जो बूंदे, जो ओस होती है सुबह के समय, वो पेड़ों पर कहीं पर भी जम जाती है, उसको पाला कहते हैं। पाले की शीत हड्डियों में घुसी जा रही थी, हड्डियां कांप रही थी। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने हुए कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी हुई है। दादी माँ शाम के समय एक कोने वाले घर में एक संदूक पर दीपक जलाए हुए
हाथ जोड़कर बैठिए। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। उनकी स्नेह से युक्त जो आंखें उनमें कभी मैंने आंसू नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। तब दादी माँ ने आंखें खोली तो मैंने धीरे से कहा, दादी माँ। तो बोली, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने कहा। मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। स्नेह से, प्रेम से युक्त जो आंखें हैं उसकी तरफ देखा, आंखों की तरफ देखा। क्या है, पूछ, तुम रोती क्यों हो? मैंने पूछा, तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना नहीं खाया ना? चल चल, धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचकर रसोई में ले गई। सुबह क्या हुआ? सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। मतलब मन को दबा करके, मजबूर होकर के कुछ सोच रहे हैं किशन भैया और पिताजी। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले। दूसरा कोई चारा नहीं है, ऐसा किशन भैया बोले। रुपया कोई देता नहीं है। कितने की तो अभी पिछले भी बाकी पड़े हैं। वो रोने रोने से हो गए जैसे रोने लगेंगे। तो रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए, सिर को पकड़ते सिर सहलाते हुए कहा कि रोता क्यों है रे? मैं तो अभी हूं ही, मतलब मैं तो मरी नहीं हूं, अभी तो हूं, जिंदी हूं। उन्होंने संदूक खोल करके एक चमकती सी चीज निकाली। उन्होंने संदूक को खोला और एक चमकती सी चीज निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे किसी दिन के लिए पहनाया था। और क्या कहा कि ये तेरे दादा ने यह कंगन थी वो चमकती हुई चीज, और उनको निकाल कर कहा कि ये तेरे दादा ने मुझे ये कंगन इसी दिन के लिए पहनाया था। और ऐसा कह करके उनका गला भराया, मतलब रोने जैसी हो गई। मैंने इसे पहना नहीं है, दादा ने पहना है पर मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रख दिया है, वो संभाल कर रख दिया है। यह उनके वंश की निशानी है, यह तुम्हारे दादा के वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा कि ये तुम्हारे पुरखों की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा और पीछा सब सोच लेते थे बेटा। दादी माँ ने कहा कि पुराने लोग आगे और पीछे की सब तरह की सोच करके कार्य करते थे। सचमुच मुझे दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी, जैसे श्राप से भ्रष्ट हो गई हो, ऐसी देवी सी लगी ये कंगन देती हुई। धुंधली छाया विलीन हो गई। जो आंखों के सामने धुंधली छाया थी वो विलीन सी हो गई, गायब सी हो गई। मैंने देखा कि दिन काफी चढ़ आया है, सुबह हो गई है और सूर्य काफी ऊपर जा चुका है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़ करके एक कौवा अपनी घिनौनी काली पांखें फैला करे, अपने घिनौने जो बुरे अच्छे नहीं लगते हैं देखने में, ऐसे काले पंखों को फैला करके मेरी खिड़की पर बैठ गया। और हाथ में अभी मैं किशन भैया का जो पत्र आया था वह पत्र कांप रहा है और काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है, जो चित्र दिखाई दे रहा था। आंखों पर विश्वास नहीं होता था कि मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता था, क्या सचमुच में दादी माँ नहीं रही? मतलब ये पाठ दादी माँ की मृत्यु के समय, लेखक को अपनी दादी की मृत्यु के समय किशन भैया ने जो पत्र लिखा, उस समय जो दादी माँ की यादें आई उसको इस पाठ में लिखा है, दादी माँ की संस्मरण। तो क्या सचमुच उसको विश्वास, वो अपने आप से पूछ रहे क्या वास्तव में सचमुच में दादी माँ नहीं रही संसार में? इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। तो इसे ये कहानी के रूप में लिखा हुआ शिव प्रसाद सिंह के द्वारा ये पाठ है, जिसमें अपनी दादी का संस्मरण, जो दादी की मृत्यु के समाचार के समय उनके दिमाग में, मन और मस्तिष्क में उभरा, दादी की यादें जो ताजा हुई, जो चित्र उनके सामने उभरा, उसका चित्रण यहाँ किया है इस पाठ में। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। इसके अभ्यास प्रश्न कहानी से और कहानी से आगे आदि सभी मैं आपको लिख करके पीडीएफ फॉर्मेट में दूंगा, और भाषा की बात जिनको आपको अपने उत्तर पुस्तिका में करना है, ये पाठ पढ़ना है। धन्यवाद।